Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our sixth lecture of second year biology, chapter 15. Today we are going to talk about the excretion in representative animals. ये कुछ मैंने पहले बनाया है. आज हम बात करेंगे हाइड्रा और प्लानेरिया की. फिर अगले जो लेक्चर है हमारा उसमें हम कॉकरोचेस और अर्थवर्म दोनों को इकट्ठा स्टडी करेंगे. तो वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हम सिंपल तरीकों से कॉम्प्लेक्स तरीकों की तरफ समझने जा रहे हैं. तो सबसे पहले फाइलम हाइड्रेरिया यानी कि हाइड्रा हम बात करते हैं. तो ये जो जिनको हम सीलेट ट्राटा भी कहते हैं, ठीक है. और दीज आर दी एनिमल्स जो कि हाइड्रा तो एक जगह पे सेसाइल होता है, फिक्स्ड होता है. दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड, नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर कोई नहीं होता. और आमतौर पे कहा ये क्या है, बेसिकली एक जगह पे खड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म है. इसकी बॉडी की दो लेयर होती हैं. जो बाहर वाली लेयर है उसको हम एक्टोडर्मिस कहते हैं, अंदर वाली लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं. इस तरह इधर से भी ये दोनों लेयर होंगी, ऐसे गोल है ना. तो इसके दरमियान में जो खाली जगह बचती है ये वाले सेल्स के और इधर के दरमियान में, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सीलोम भी कहते हैं. और आपको पता है कि हाइड्रा में एक ही ओपनिंग होती है माउथ से. वो वहीं से खाना खाता है, वहीं से ही वेस्ट मटेरियल्स को उगलता है, यानी वो वाटर को, क्योंकि इधर से वाटर आता है, उस वाटर में ही फूड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और यहीं से ही अंदर वाले सेल्स फूड ले लेते हैं और इसी के अंदर ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड और अपने दूसरे वेस्ट मटेरियल इसी तरह पानी में सिंपल डिफ्यूजन के जरिए. तो आप ये लिखेंगे कि या इस तरफ अगर बाहर वाले सेल्स की बात करें तो वेस्ट मटेरियल्स आर सिंपल वेस्ट मटेरियल्स आर डिफ्यूज्ड आउट, ठीक है, आर डिफ्यूज्ड आउट इनटू द वाटर. ये तो एक तरीका है इनके अंदर इनटू द सराउंडिंग वाटर. ये तो एक तरीका है. और अंदर वाले इस वाटर के अंदर और फिर यहाँ से आउटर बाहर, क्योंकि ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल्स. कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकी बॉडी हाइड्रा की कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये बाहर इधर सारा वो पानी बाहर फेंक देता है, उगल देता है. और एक और बात इंटरेस्टिंग ये है कि कभी कभी ये सिंपल, ये आपको तो लग गया ना कि ये तो सिंपल तरीका है कि जो बाहर के सेल्स है वो डिफ्यूजन के जरिए बाहर वेस्ट मटेरियल दे देंगे, अंदर के सेल्स डिफ्यूजन के जरिए अंदर की पानी जो इस तरफ आया उसको वेस्ट मटेरियल्स दे देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे और उससे ऑक्सीजन ले, सारी एक्सचेंज जो है. और ये फिर ये वाला अंदर वाला पानी कैसे बाहर जाएगा कि ये बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है माउथ के जरिए. लेकिन कभी कभी देयर इज अ ब्रेक, सम टाइम हम देख सकते हैं कि समटाइम्स देयर इज अ ब्रेक इन द बॉडी वॉल कहीं से ब्रेक हो जाती है क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है कई दफा. तो फिर वेस्ट मटेरियल्स को यहाँ से, यानी पानी को यहाँ से, और उसी पानी में वेस्ट मटेरियल होते हैं. एंड वाटर इज एक्सपेल्ड आउट. पानी जो है वो इस पे बाहर निकाला जाता है और उसी पानी में वेस्ट मटेरियल होते हैं. तो ये जो है ये हाइड्रा के बारे में एक जनरल सा मैंने आपको बता दिया. इतना ही किताब में लिखा है, इसमें मजीद कुछ पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज आवर प्लेटिहेलमिन्थेस, एक अगला फाइलम है और उसमें प्लेनेरिया इज द एग्जांपल. फ्लैटफॉर्म्स होते हैं ये, जिस तरह लिवर फ्लूक है, इनको फ्लूक्स भी कहते हैं, शियोला हेपेटिका उसे कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है. तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम कहते हैं, दिस इज दी प्रोटोनेफ्रीडिया. क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडियम या प्रोटोनेफ्रीडियम. ठीक है, तो ये सिंपल प्रोटोनेफ्रीडियम होता क्या है, ठीक है. प्रोटोनेफ्रीडियम अगर हम बात करें, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द हम कहेंगे ऐसी ट्यूब्स, ठीक है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ द ट्यूब, ब्लाइंड एंडेड है और बंद है और उनकी अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती. तो इट्स द नेटवर्क ऑफ द क्लोज्ड ट्यूब्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग. ये है इसकी डेफिनेशन. इट इज अ नेटवर्क of closed tubes without internal opening, ठीक है. in the which serves as the excretory system of the planaria या flukes या phylum Platyhelminthes. तो ये तो एक जनरल इसका हो गया. ये एक ट्यूब होती है, ठीक है, और
उससे फिर बहुत सारी ट्यूब्स बनती है, इसको हम कह देते हैं इस तरीके से, इसको हम कहते हैं कि एक बड़ी डक्ट होती है, उससे फिर इसको हम इसलिए जो अंदर वाली डक्ट है इसको हम आमतौर पे लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल कह देते हैं। ये बातें किताब में नहीं लिखी ना, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल कह देते हैं, फिर उससे ट्रंकाई बनते हैं यानी ट्रंकस बनते हैं, ठीक है। उससे जो है वो ट्रंकाई से ट्विग्स बनते हैं, नहीं उससे वेसल बननी चाहिए, हाँ उससे वेसल्स बनती हैं, ठीक है। उससे फिर जो है वो ट्विग्स बनते हैं, ठीक है, और उससे फिर ट्यूब्यूल्स बनती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये बड़ी ट्यूब होती है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये उससे छोटी, इस तरीके से मतलब ये इनके अंदर ब्रांचिंग है। और हर ब्रांच के एंड पे कुछ इस तरीके के सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। यानी हर एक ब्लाइंड एंड ट्यूब उसके, यानी ये मुख्तलिफ वो ट्यूब्स हैं जिनमें से इसको आप एक्सक्रीटरी डक्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है, क्योंकि सारा सामान इसी के अंदर आना होता है। और ये सारी इस तरीके से बॉडी के अंदर फैली होती हैं। मैंने कुछ बनाए हैं उसके ऊपर, और जो एक को मैंने खोल के फिर कुछ यहाँ पे बना दी है कि जनाब ये ट्यूब्स हैं मुख्तलिफ, और फिर उन ट्यूब्स के हर ट्यूब के एंड पे कुछ सेल्स जो है वो इस तरीके के हैं, उनमें से एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं और इनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, और इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं, ये शॉर्ट भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम, और इनका फंक्शन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये ट्यूब्स है बंद, ठीक है। तो इसका मतलब फिर इनमें से चीज़ें आएंगी कैसे, तो ये जो ट्यूब बंद होती है तो फिर इनमें हर ट्यूब के एंड में एक खास किस्म का सेल होता है जिसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, ठीक है। यानी एक सेल है जो इसके टॉप पे है बिल्कुल, इसको फ्लेम सेल कहते हैं, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसके सीलिया है। और एक और बात याद रखिएगा कि ये जो साइड्स है ना इसकी, ये वाली, ये आप समझे कि ऊपर ऐसे एक सेल ढक्कन है और साइडों पे ना एक इस तरह जाली सी है, यानी ये जो चीज मैंने बनाई है ना इसको आप जाली समझे, यानी इस तरह, ठीक है ना, जिसको इनको हम स्लिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये है स्लिट्स। स्लिट से मुराद है ये वो आप समझे कि एक किला है जिस तरह होता है ना, इस तरह कि एक बिल्डिंग है वो ऊपर से बिल्कुल बंद है, सारी साइड से बंद है, तो यहाँ छोटी छोटी खिड़कियां हैं या वो लगे हुए हैं स्लिट्स, ठीक है ना। इनसे भी बाहर देखा भी जा सकता है, बाहर से हवा भी अंदर आती है, तो ये इसको हम स्लिट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होती है, लगा की बात थी। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो ये जो सेल्स हैं, अच्छा यहाँ तक पता लग गया था कि प्रोटॉन ऑफ रेडियम क्या होता है ये सारा। तो अब क्या है कि नंबर 1 इसके स्टेप्स क्या है, ठीक है जी। ये पहले जनरल आपको बता दूं, प्रोटॉन ऑफ रेडियम इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल होती है व्हिच फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस एंड एट द एंड ऑफ द ईच ब्रांच देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड अ फ्लेम सेल, और वो ऊपर से बंद होता है और उसकी वजह से जो उसके अंदर सीलिया होते हैं उसके उनकी सीलिया की मूवमेंट्स की वजह से इधर उधर से स्लिट्स के जरिए जो सामान है, जो हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसकी बॉडी का, वो अंदर आ जाता है इन नालियों में, इनके अंदर, ठीक हो गया। और फिर यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उससे निकाल के मुख्तलिफ नालियों के, यानी इस लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल होती है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको फ्रीडियोपोर्स कहते हैं, तो उनके जरिए बाहर निकल जाता है। यानी इसमें मुख्तलिफ जगहों पे, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर देता हूँ बस, ठीक है, ये है नेफ्रीडियोपोर, ठीक है, इनसे जो है वो बॉडी से बाहर वो वेस्ट मटेरियल्स निकल जाते हैं। नो इंटरस्टिशियल फ्लूइड किस तरीके से, अच्छा जो प्लेनेरिया है ना, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस, ये मैं आपको एट द एंड बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन स्लिट्स के जरिए अंदर आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नंबर 1 ये, अच्छा फ्लेम सेल इनको क्यों कहते हैं, मैं पहले इनकी डेफिनेशन लिख दूं। फ्लेम सेल्स आर दी स्पेशलाइज्ड cells containing cilia present at the end of each tubule of protonephridium, ठीक है। और the movement of cilia looks like a flickering flame, इसलिए इनको फ्लेम सेल कहते हैं। ये जो सीलिया है ये मूव करेंगे इस तरह से, जिस तरह एक शोला मूव करता है, तो ये दिखते इस तरह से माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप
है, तो जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं दीज आर द फ्लेम सेल्स। यानी एक सेल्स है जो अंदर की नीचे की तरफ ऐसे उसके शोले की तरह चल रहे हैं, और इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे वाटर करंट यानी पानी अंदर को आता है, जिसमें बहुत सारे पानी तो नहीं है बेसिकली, वो क्या है इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये पहला स्टेप हो गया। नंबर 1 पहला स्टेप क्या है, द मूवमेंट ऑफ द सीलिया, ठीक है। सीलिया की जो है वो मूवमेंट होती है, और मूवमेंट की वजह से क्या होता है, नंबर दूसरा स्टेप है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है दैट मूव्स इनटू द फ्लेम सेल्स, और वो यहाँ से फिर इन ट्यूब्स के अंदर आ जाता है, इन ट्यूब्स के अंदर से आके फिर यहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो चूंकि आप कहेंगे सर ये तो फिर इसमें कोई वापसी का तो वो चक्कर ही नहीं है, होता है इसी वजह से है क्योंकि ये जो प्लेनेरिया है ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। थक गया हूँ आज। तो ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, तो जो इसी अच्छा जो प्लेनेरिया है ये चूंकि फ्रेश वाटर में रहते हैं इसलिए डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। वो वाले फ्लैटवर्म जो इंसानों या जानवरों के अंदर रहते हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो सिर्फ अपने वेस्ट मटेरियल उस बॉडी को देते हैं जिसके अंदर वो रह रहे हैं, और वहाँ से फिर वो उनके वेस्ट मटेरियल उस बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स के साथ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उनको कोई ऐसा चक्कर नहीं होता कि उनको पानी के जरिए ये सारा कुछ लेना पड़े। समझ आगे बात की, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पैरासिटिक यानी जो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग जो प्लेनेरिया या फ्री लिविंग जो प्लेटियलमेंथिस है, तो वर्म्स हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, वो तो वो वेरी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ये इसी जो मैंने आपको बताया तरीका इंटरस्टिशियल फ्लूइड को सीधा सीधे बाहर फेंक देना। और जो दूसरे होते हैं वो सिर्फ अपने एक्सचेंज देयर वेस्ट मटेरियल्स विद द होस्ट बॉडी जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं। तो ये हमारा